नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की दिन भर की फटाफट खबरों पर। महिला डिग्री कॉलेज में को एजुकेशन का हुआ विरोध। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने दैवीय आपदा से संबंधित विभिन्न कार्यों एवं विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। पुलिस ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी कालाडूंगी रामनगर मार्ग स्टेट हाईवे को लेकर आई खुशखबरी। हल्द्वानी कारागार में पहुंचे न्यायमूर्ति ने कैदियों का जाना हाल, कहा कैदियों को बनाया आत्मनिर्भर। वन संपदा की अवैध तस्करी करने वालों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही। सुरक्षा दीवार ढहने से स्कूल भवन व छात्र छात्राओं पर मंडराया खतरा। उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक। सहायता राशि नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने किया एसडीएम का घेराव। अपनी मांगों को लेकर गरजे किसान। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज उठाई कृषि ऋण माफ कराने की मांग। टनकपुर चंपावत एनएच बंद होने से फिर रुकी वाहनों की रफ्तार, सैकड़ों वाहन यात्री फंसे। उप जिलाधिकारी ने घटिया किस्म की खाद्य सामग्री वितरण करने वाले संस्थान को किया सीज। कई घंटों की मशक्कत के बाद टनकपुर चंपावत एनएच खुला, घंटों फंसे रहे वाहन। अलग अलग मामलों में हुई 2 लोगों की मौत। आधा दर्जन से ज्यादा युवक तलवार, लाठी और तमंचे से लैस होकर पहुंचे युवक को ढूंढने। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में को एजुकेशन शुरू किए जाने के विरोध में छात्र नेताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और कहा कि महिला डिग्री कॉलेज के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए। इस महाविद्यालय में केवल छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाए ताकि कुमाऊं और अन्य जगहों से आने वाली उन छात्राओं को प्रवेश मिल सके जो महिला महाविद्यालय में ही रहकर कोर्स पूरा करना चाहती हैं। वहीं आरोप लगाया कि यदि यहां भी को एजुकेशन लागू कर दिया जाएगा तो इसका हश्र भी एमबीपीजी डिग्री कॉलेज के जैसा ही हो जाएगा और पढ़ाई का माहौल खराब हो जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महिला डिग्री कॉलेज जो हल्द्वानी में उपस्थित है, उसको शासन में एक प्रस्ताव चल रहा है कि उसको को एजुकेशन में तब्दील करने की मांग चल रही है और उसके लिए शायद डायरेक्टरेट में भी और डायरेक्टरेट से कॉलेज में भी पूछताछ की गई है कि इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये विचार चल रहा है तो आगे ये ना हो, हम चाहते हैं, क्योंकि एक ही मात्र महिला डिग्री कॉलेज है, उसमें बहुत ही अच्छा एकेडमिक माहौल है और काफ़ी परिवार और माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चा एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में पढ़े। तो जैसा उसका माहौल हम चाहते हैं कि वो महिला डिग्री कॉलेज ही रहे और उसको आगे को एजुकेशन में तब्दील ना किया जाए। आपका नाम? मेहमान शाहरी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। हल्द्वानी स्थित एक महिला डिग्री कॉलेज है, उसकी कुछ छात्राओं द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया गया है। उनका ये कहना है कि इस कॉलेज को प्रोवाइड किए जाने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं तथा वो ये चाहते हैं कि इस कॉलेज को प्रोवाइड न किया जाए तथा यथा स्थिति में रखा जाए और महिलाओं के लिए ही इस कॉलेज को बनाया रखा जाए। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो महिला महाविद्यालय बना है उसका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ पे सिर्फ छात्राएं बहनें आए और अगर कोई भी छात्राएं बहनें यहाँ पे जो एडमिशन लेती हैं उनके माता पिता निसंकोच भाव से इसलिए उन्हें यहाँ पे भेजते क्योंकि ये महिला महाविद्यालय। यदि अगर कोई बच्चा ऐसे में बॉयज़ के साथ या फिर उनको पढ़ने में से कोई आपत्ति नहीं है तो सेम यहीं पर MBBG हमारे पास महाविद्यालय है, वो बच्चा वहाँ भी जा सकता है। लेकिन इस महिला महाविद्यालय में जितनी भी छात्राएँ हैं उनके माता पिता सिर्फ और सिर्फ अपने यही सोच के भेजते कि ये सिर्फ और सिर्फ महिला महाविद्यालय, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की सेफ्टी कंसर्न या कुछ भी ऐसी समस्या नहीं होती। और दूसरा जो मेरा विषय ये है कि जो सरकार अगर इनिशिएटिव लेना चाह रही है हमारे महाविद्यालय में कोर्सेज खोलने को लेके, तो कोर्सेज खोलने को लेके हमारा बिल्कुल उसमें वेलकम है सरकार को कि कोर्सेज खोले जिन कोर्सेज की हमें मांग है। पूरी छात्राएं ये चाहती हैं कि हमारे पास MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल, ये दोनों जो मेन सब्जेक्ट है वो हमें हमारे महाविद्यालय के दोनों कोर्सेज की ज़रूरत है और इसको सरकार खोले। जिन विषयों पे हमें ज़रूरत है सरकार उन मुद्दों पे काम नहीं करती और जिन पे सरकार को नहीं करना चाहिए उन मुद्दों पे अगर छेड़छाड़ करिए तो कहीं ना कहीं वही विरोध का विषय है। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि एज ए स्टूडेंट लीडर मैं अपनी तरफ से भी और समस्त महिला महाविद्यालय की ओर से भी इस विषय को लेके पूरे विरोध में हूँ कि हमारा महिला महाविद्यालय जिस मूल उद्देश्य से बना था वो आगे भी इसी मूल उद्देश्य पे और उन्हीं आधारित चीजों पे चलते रहे। मेरा नाम अंजलि है और मैं पूर्व में महिला महाविद्यालय छात्र संघ से। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रामनगर पहुंच आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि रामनगर क्षेत्र में जो पिछले दिनों वर्षा हुई थी उसमें ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां कई जगह जल भराव के साथ ही नदी नालों की वजह से भूकटाव हुआ था, जिससे नदी नालों का पानी आबादी क्षेत्र की तरफ आने की समस्याएं सामने आई थी। ऐसे क्षेत्रों में राजस्व की टीम ने सिंचाई विभाग के साथ ही इन क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। जहां जहां तत्कालिक राहत सहायता दी जानी है वहां कार्य आरंभ किए गए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। रामनगर क्षेत्र में पिछले दिनों जो बरसात हुई थी वहां काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें दिक्कतें आई हैं। कुछ जगह जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हुई, कई नदियों के और नालों की वजह से कटाव आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, उसकी भी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं।
उसके बाद राजस्व की टीम ने सिंचाई के साथ वहां निरीक्षण भी किया है और जहां जहां तात्कालिक राहत सहायता दिलाई जानी है वो काम आरंभ किए गए हैं। ज्यादातर एरिया जो इस तरह के भू कटाव का है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी एक्टिवली इसमें सभी जो ऐसे खतरनाक स्थल हैं उनका सर्वे करके आपदा के अंतर्गत यहाँ काम भी प्रारंभ कर दिया है। सभी विभागों को आपदा के संबंध में यही निर्देश दिए गए हैं कि हर वक्त अलर्ट रहेंगे। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कभी भी जनता को आवश्यकता पड़ती है, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो विभाग अपने जो रिस्पांस टाइम है उसको कम से कम रखें। जो विभिन्न रपटों के अंतर्गत पुल बनने हैं, पीडब्ल्यूडी के द्वारा उनके सर्वे इत्यादि टेकअप कर लिए गए हैं और जो प्रक्रिया है वो अभी वर्तमान में ऑनगोइंग है। जैसे ही सैंक्शन मिलेगी उसमें काम शुरू कराए जाएंगे। 16 जुलाई को वादी कमल शर्मा पुत्र नंद राम स्थानीय निवासी सुरखेत नेपाल हाल पता जलना लमगड़ा ने तहरीर दी कि 15 जुलाई को जावेद अख्तर निवासी पिथौरागढ़ ने उसके साथ गाली गलौज मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी और सिर पर डंडे से वार किया जिससे वह बेहोश हो गया, जिस पर थाना लमगड़ा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) 352 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। वहीं इस पर एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा थानाध्यक्ष लमगड़ा को मारपीट करने वाले आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष राहुल राठी के नेतृत्व में लमगड़ा पुलिस टीम द्वारा 17 जुलाई को आरोपी जावेद अख्तर को लमगड़ा क्षेत्र के कलटानी तिराहे से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की। हल्द्वानी कालाडूंगी रामनगर मार्ग स्टेट हाईवे 41 को बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। ये मार्ग पिछले हफ्ते भारी बारिश के दौरान पुलिया के बाहर जाने से बाधित हो गया था, जिसको रिस्टोर करने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन अगले ही दिन भारी बारिश के चलते रिस्टोर का कार्य बाधित हुआ और वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया था। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के मुताबिक स्टेट हाईवे 41 पर चकलुआ के समीप बाधित हुई सड़क को पूरी तरह से रिस्टोर कर लिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। स्टेट हाईवे 41 कालाढूंगी रोड, जहां चकलुआ के पास एक पुलिया हमारे आधी अबटमेंट उसका क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको उसी समय ही ठीक कर लिया गया था। और आप लोग विदित हैं कि उस रात फिर बहुत बारिश आई थी, लेकिन उसको नेक्स्ट डे फिर हम लोगों ने रिस्टोर कर दिया है। अब हमने प्लम कंक्रीट से उसके अबेटमेंट का निर्माण कर लिया है और इस समय जो पुलिया की हालत बिल्कुल ठीक है और उसमें हमने बड़े वाहनों को भी उनकी आवाजाही सुनिश्चित करा ली है। अब किसी प्रकार से कोई यातायात में व्यवधान नहीं है, सभी वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने बुधवार को हल्द्वानी सब कारागार का निरीक्षण किया और एसटीएच में लीगल एड क्लिनिक के उद्घाटन के अलावा एफटीआई में हरेला उत्सव पर पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अपने कार्यक्रम के तहत उन्होंने जेल में कैदियों के लिए बेकरी में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बेकरी में बन रहे विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण और विस्तृत जानकारी ली गई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दिनांक 17/7/2024 को माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज तिवारी जी के कर कमलों से सब जेल हल्द्वानी में एक बेकरी सामान बनाने के संबंध में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से आम जनता को भी बताना चाहता हूं कि वस्तुतः जेल यहाँ सजा के रूप में नहीं भेजा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जेल इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो अपने अपराध का प्रायश्चित करके समाज में एक सही नागरिक के रूप में बाहर आ सके। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों की और आम जनता की मदद के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। पिछले 1 वर्षों में हमारे द्वारा 12 मेडिकल शिविर आयोजन किए गए हैं। इसके अलावा 266 मामलों में बंदियों को निःशुल्क एडवोकेट उपलब्ध कराया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 42 लोग ऐसे हैं जिनको समय पूर्व रिहाई दी गई है या उनकी जमानत की शर्तों को शिथिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी कैंपेन के माध्यम से 85 बंदियों को रिहा किया गया है। लगभग 1450 बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और जिला कारागार नैनीताल में कौशल विकास के उद्देश्य से 5 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उप कारागार हल्द्वानी में भी सिलाई हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है।
मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी सामाजिक आर्थिक कारण से यदि जेल में निरुद्ध हो गया है तो उसे सुधरने का एक अवसर मिलना चाहिए और सभी लोगों को इसमें सहायता करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर बाहर जाता है तो वह बाहर निकलकर अपना स्वयं का कोई रोजगार स्थापित कर सकता है और इस प्रकार अपराध से दूर रह सकता है। ये मेरा आपको संदेश है। थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय का भी इंस्पेक्शन हुआ था यहाँ पर। तो पिछली बार ऐसा कहा गया था कि कैदियों को प्रशिक्षित किया जाए और इस बार माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति मनोज तिवारी साहब ने निरीक्षण किया। तो कैदियों को बेकरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यहाँ पे पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे निश्चित रूप से अगर वो जब यहाँ से निर्मुक्त होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अब एक रोजगार का साधन उन्हें उपलब्ध होगा और इससे उनको अपने दैनिक जीवन में बहुत मदद मिलेगी परिवार चलाने में। सर उचित रूप से उपलब्ध हो रही है। कईयों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई जिनको नोट किया गया है और उनका निस्तारण किया जाएगा त्वरित रूप से। सर आपका नाम? मैं सदस्य सचिव हूँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का काम पूरे राज्य में विधिक सहायता उपलब्ध कराना, कैदियों को निःशुल्क न्यायिक सहायता या कोई व्यक्ति जो किसी अपराध से पीड़ित हो उनको त्वरित न्याय प्रदान करना, यही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य। एसओजी रानीखेत पुलिस की संयुक्त टीम ने पिकअप से 60 टिन अवैध लीसा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचर द्वारा जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों, एसओजी प्रभारी को वन संपदा, खनिज पदार्थ आदि की अवैध तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत एसओजी अल्मोड़ा व रानीखेत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 17 जुलाई की प्रातः मझखाली में चेकिंग के दौरान पिकअप को चेक किया गया। तो पिकअप में एक केबिन बना था जिसमें अवैध लीसे से भरे 60 टन के कनस्तर बरामद हुए, जिसके बाद वाहन चालक बहादुर सिंह बोरा को धारा 26/42 वन अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया एवं पिकअप को सीज कर लिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती रोसाल के राजकीय इंटर कॉलेज की दोनों सुरक्षा दीवार ढहने से स्कूल भवन व छात्र छात्राओं के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों हुई बारिश से विद्यालय भवन के पीछे लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार तथा विद्यालय भवन के आगे बनी सुरक्षा दीवार ढह गई। पांडे ने कहा कि दोनों सुरक्षा दीवारें ढहने से स्कूल भवन व बच्चों के लिए भारी खतरा पैदा हो चुका है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग व शिक्षा विभाग से जल्द सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग की है। वहीं पांडे ने दीवारों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों दीवारें पहले भी गिर चुकी हैं, अब ये दोबारा से गिर गई हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य में निगरानी करने की मांग की है ताकि गुणवत्ता युक्त दीवार बन सके। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विद्यार्थी इस पर अध्ययनरत हैं और ये दोनों दीवारें गिर गई हैं। एक तो जो सड़क वाली दीवार है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई वो दीवार भी गिर गई है, और एक जो प्रांगण में अभी जिला उपाध्यक्ष जो लक्ष्मण कुंवर जी उनके द्वारा बनाई गई थी वो भी दीवार गिर गई है। वो 2 बार गिर गई है। एक बार पिछली बार जब आपदा आई थी उस समय भी वो दीवार गिरी थी, उसके बाद फिर दोबारा बनाई गई। अब जो परसों बरसात हुई है उसमें वो 2 दिन भी वो बरसात नहीं झेल पाई वो दीवार। उसके नीचे कक्षाएं संचालित होती हैं और पहले से जो है 2 भवनों को वहाँ पर खतरा हुआ है। 2 भवन जर्जर स्थिति में बने हुए हैं और वो जो प्रांगण की दीवार है वो ऊपर है। बच्चे नीचे खेलते हैं, कभी भी बच्चों को उसमें हादसा हो सकता है। हम प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही करेंगे कि जो ऐसी संवेदनशील जगह हैं यहाँ पर एक तो काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और जो विभाग काम कराता है उसके द्वारा उसकी मॉनिटरिंग भी करी जानी चाहिए बार-बार, क्योंकि ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो न हो। ये दीवार है 2 बार दीवार जो है 2 बार गिर चुकी है। एक बार जब पिछली बार आपदा आई थी उसमें भी गिरी हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा बनाई गई, परसों फिर गिर। निर्माण इसका तुरंत निर्माण होना चाहिए क्योंकि वहाँ स्कूल संचालित हो रहा है, स्कूल चल रहा है आजकल। अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और जो प्रांगण की दीवार है उसके नीचे कक्षाएं संचालित होती है तो कभी भी हादसा हो सकता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उपचुनाव में जीत के बाद अब पहली बार नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। जी हां, मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन
कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं बद्रीनाथ सीट से विधायक लखपत बुटोला पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ दोनों प्रत्याशियों का स्वागत किया। बता दें, बद्रीनाथ से लखपत बुटोला ने राजेंद्र भंडारी को भारी मतों से हराया, तो वहीं मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को मात दी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बाढ़ आपदा सहायता राशि नहीं मिलने से खटीमा और नानकमता क्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभाओं से आए लोगों ने उप जिलाधिकारी खटीमा का घेराव किया। उनका कहना था कि 7 और 8 जुलाई को बाढ़ आपदा आई, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें सहायता राशि प्रदान नहीं की गई, जिसमें भाजपा पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत सहायता राशि प्रदान की थी और खाद्य सामग्री भी प्रदान की गई है, जिस पर आपदा राशि नहीं मिलने को लेकर और एक्सपायरी खाद्य सामग्री वितरण किए जाने को लेकर उस पर चर्चा की गई। वहीं उनका कहना है कि सहायता राशि पात्र व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिन क्षेत्रों में सहायता राशि नहीं बांटी गई है, क्षेत्र का सीमांकन किया जा रहा है और पटवारी द्वारा सर्वे कर उनको सहायता राशि प्रदान की जाएगी। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आपदा से संबंधित जो 7-8 जुलाई को जो आपदा आई थी, उस आपदा में जगह जगह मतलब कई स्थानों में पानी भी भरा था और खटीमा पूरा जलमग्न रहा। खटीमा से लेकर चितारी नानकमता ये सभी स्थान रुद्रपुर में जलमग्न रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब इनको तत्काल प्रभाव से किसी तरह का खाने पीने की दिक्कत ना हो, सामान खराब ना हो, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल धनराशि अवमुक्त की और प्रशासन भी मतलब लगातार इस सहयोग कर रहा है। तो आज जो एसडीओ साहब से जो बात हुई थी, जो कि एक विषय पे मतलब जिसमें एक्सपायरी डेट में वो खाद्यान्न मिला था, तो उस पर भी चर्चा हुई थी, उस पर भी कार्रवाई करी है इन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग राशि यहाँ के लिए किया है, तो पात्र व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जितने भी पात्र व्यक्ति छूट गए उनका एक सर्वे करके पात्र व्यक्तियों को हम सहायता राशि प्रदान करें। इसी सिलसिले हम 2-3 दिन तक सिर्फ वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनकी एक टीम बनाकर, हमारे पटवारी की टीम बनाकर उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उनको जल्दी 2-3 दिन के बाद उनको धनराशि उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। सरकार की उदासीनता, सूखे व बारिश की मार से बर्बाद हो चुकी है चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र के किसानों का आक्रोश बाहर निकलकर सामने आया। गुरुवार को लोहाघाट के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने आक्रोश जताते हुए किसान यूनियन के नवीन करायत व मदन पुजारी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर रामलीला मैदान लोहाघाट में जोरदार नारेबाजी करते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। किसानों ने मुख्यमंत्री से कृषि ऋण माफ करने, लंपी वायरस का मुआवजा देने, सूखे व बरसात से हुए नुकसान का सही आंकलन करने, राजस्व विभाग की सर्वे को दोबारा करने आदि जैसी मांगे उठाई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। किसान निराश है, हताश है। आज कभी किसान सूखे की मार झेलता है और कभी अधिक बरसात हो जाती है। आज इतनी परेशानी हो गई किसानों के लिए कि सारी फसलें बह चुकी हैं, फसलों के साथ साथ उनके खेतों की मिट्टी भी बह चुकी है। और हमारा बार बार यही कहना है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कि महोदय, किसानों को कम से कम 5,000 रुपया पर मंथ पेंशन दी जाए और किसानों पर लगे सारे ऋण माफ किया जाए और किसानों की स्थिति को देखते हुए किसानों को जैसे भोजन माता, अन्य आशा कार्यकर्ती, अन्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसी प्रकार किसानों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाए और किसानों पर लगे सारे ऋण माफ। काफ़ी समय से बैठक हो नहीं पा रही थी, तो आज जब सरकार की नीतियों को, सरकार की कार्रवाई को देखा तो किसान बहुत नाराज मिले। हम जब पहले बारिश नहीं हुई तब परेशान था, सूखा हो गया, ना तो उसको उचित मुआवजा मिला। मुआवजा भी हमने देखा कि कहीं कुछ अलग रेट था मुआवजे का, कहीं कुछ अलग रेट था। किसान सब जगह एक ही तरह मेहनत कर रहा है। मुआवजे का इन्होंने जो विभाजन किया है, ये हम असंतुष्ट हैं किसान सब। दूसरा, किसानों को जो राजस्व विभाग से सर्वे जो हुआ था वो दोबारा कराना चाहता है किसान, क्योंकि किसान इससे संतुष्ट नहीं है। कई चीज़ें इसमें और दी गई हैं हमारे यहाँ। कभी सब्जी मंडी की व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसान जो थोड़ा बहुत भी उत्पाद हो रहा है उसको भी अपना बेचने के लिए जगह मिले उसे। और कई चीज़ें ऐसी हैं, लंपी वायरस आया, कोई इनको किसानों को सरकार की तरफ से छूट नहीं मिली।
कृषि ऋण सबके ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं मौसम के हिसाब से किसान बहुत परेशान है। तो मांग ये है कि जल्द से जल्द जो किसान खेती के काम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन किसानों का सर्वे कर उनको संतुष्ट किया जाए और उनकी समस्याओं को ऊपर तक ले जाया जाए। दिक्कत है, लगातार 8 महीने से बारिश नहीं हुई। उससे पहले लिम्पी से किसान काफी परेशान था। इस बार जो 8 तारीख से 3-4 दिन की लगातार बारिश में किसानों के लिए सब्जी का उत्पादन बिल्कुल खत्म हो गया। जो भी खेती है सारी खत्म हो गई है और लोगों के पास बच्चे सबके स्कूलों में पास हुए हैं, कोई खर्च नहीं है। सब्जी उत्पादन में खाने के लिए सब्जी नहीं है और लोग किसान काफी परेशान है। हर आदमी को ऋण किसानों ने बैंकों से लिया है, खाने को अगर नहीं है तो बैंक किसान अपना ऋण कैसे चुकाएगा। उसके साथ ही किसानों का सारे बैंक ऋण माफ किए जाएं और किसानों को जिनका लोन नहीं है तो उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। और सहकारी समिति के माध्यम से जो सरकार के द्वारा 0 ब्याज पर ऋण दिया गया है, उस ऋण पर भी सरकार के द्वारा 3% और 7% ऋण ब्याज लिया जा रहा है। सरकार को उसको माफ करते हुए किसानों के खाते में वापस देना चाहिए और किसानों की मांगे को पूरी जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, नहीं तो पूरे किसान एकजुट होकर के आंदोलन उग्र करेंगे। टनकपुर पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन माने जाने वाली टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क एक बार फिर से चंपावत जिले में जगह जगह बंद हो गई है। एनएच बंद होने से सैकड़ों वाहन यात्री रास्ते में फंस गए हैं। कई वाहनों व यात्रियों को टनकपुर में रोका गया है। लगातार ऑल वेदर सड़क बंद रहने से रास्ते में फंसे यात्रियों को भीषण गर्मी में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण यात्रियों में काफी आक्रोश है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो भी लोग रास्ते में लोगों के लिए यहाँ रोका गया है ककराली गेट पर। हम लोग कल रात से यहाँ पर रुके हुए हैं 12 बजे से और अभी तक हम लोगों को निकलने नहीं दिया है और आगे जहाँ तक रास्ता खुला है कम से कम वहाँ तक तो जाने दें। इतना टूरिस्ट है कि यहाँ पर और अधिकतर टूरिस्ट के पास ना तो पैसा है जो अपनी और सुख सुविधाओं में यहाँ कुछ खर्च कर सके और ना ही यहाँ का प्रशासन हम लोगों को आगे बढ़ने की परमिशन दे रहा है। बीते दिनों खाद्य विभाग द्वारा खटीमा क्षेत्र में आपदा राहत खाद्य सामग्री घटिया किस्म की और एक्सपायर डेट की बांटे जाने पर राजीव नगर के प्रभावित लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिस संस्थान से माल उठाया जा रहा था उस संस्थान को सीज कर दिया है। दरअसल खटीमा क्षेत्र में खाद्य विभाग द्वारा आपदा प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही थी। इसी क्रम में राजीव नगर में खाद्य सामग्री पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरित की गई, जिसमें लोगों को एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री और घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए, जिस पर प्रभावित लोगों ने इसका विरोध किया। उसी क्रम में बीती रात खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी और पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामी मौके पर पहुंचे। वहीं आज उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मेलाघाट रोड स्थित राजीव नगर में राम किराना स्टोर को तत्काल सीज कर दिया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कल एक शिकायत है कि कुछ एक्सपायरी डेट के हमारे तेल की बोतल वो जो हमारे आपदा किट में है वो चली गई थी। हालांकि उनकी क्वांटिटी कम थी तो हमने जांच की थी और वो यहाँ पर मैसेज राम किराना स्टोर के गुप्ता जी हैं और मेलाघाट रोड में उनसे हमने जाँच की तो कहा कि गलती टूटी बस ये हो गया है क्योंकि वो यहाँ पर खुद मौजूद थे, उनके नौकर चाकर यहाँ थे और गलती से वो पैक हो गए थे। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एक्सपायरी डेट का सामान यहाँ दुकान में नहीं रखना चाहिए, लिहाजा इस सिलसिले में उनके अग्रिम आदेश थे तो उनकी हमने दुकान को सील कर दिया है और इसके खिलाफ नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। जितने भी हमारे ठेकेदार हैं कोई पैकिंग की जिम्मेदारी और जो हमारे संबंधित अधिकारी उनका भी स्पष्टीकरण लिया जाए, उनकी भी जिम्मेदारी चाहिए। चंपावत जिले में देर रात से हो रही बारिश से टनकपुर चंपावत ऑल वेदर सड़क बुधवार को एक बार फिर से बनलेख से टनकपुर के बीच विभिन्न स्थानों में मलबा आने से बंद हो गई थी। एनएच को खोले जाने का कार्य लगातार जारी चल रहा था। वहीं कई घंटे की मशक्कत के बाद शाम 5 बजे एनएच को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया। एनएच खुलते ही फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला गया। वहीं एनएच खुलने के बाद फंसे हुए वाहन चालकों व यात्रियों ने राहत की सांस ली। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पत्थर लगा दो यहाँ पर। उधम सिंह नगर जिले में मंगलवार देर रात अलग अलग मामलों में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भिजवाया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवक के द्वारा अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई। वहीं सूचना पर पहुंची ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। वहीं दूसरा मामला किछा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम सतनाम सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र काला सिंह निवासी जगतारपुर शक्तिफान बताया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
इसमें एक घटना जो है ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुई है, जहां पर एक व्यक्ति जो बाइक से था उसकी मृत्यु हुई है। उसकी बॉडी जो है सड़क के किनारे मिली है। अब उसमें वो खुद स्लिप हुआ है या किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई है, इसकी जांच चल रही है। और फिलहाल जो शव है उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी चल रही है। और उनके पास कुछ पदार्थ भी मिला है जिसमें दुर्गंध आ रही थी, उसका भी हम लोग परीक्षण करा रहे हैं। और दूसरी घटना जो है वो ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की है, जहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा हैंगिंग के माध्यम से सुसाइड किया गया है। उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। 20 वर्षीय युवक है, ये ई रिक्शा चलाते थे। और इसमें भी जो इनके मृत्यु की घटना के कारण हैं उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और जो भी फैक्ट्स आते हैं पंचायतनामा और पोस्टमार्टम में और बाकी जो भी परिजनों के स्टेटमेंट्स हैं उसके बेस में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपराधिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात एक युवक से आपसी कहासुनी होने के बाद हुए विवाद के चलते करीब 7 से 8 युवक तलवार, लाठी और तमंचे से लैस होकर रुद्रपुर के भूरा रानी में पहुंचे, जिसके बाद वह लड़के को ढूंढते हैं। लेकिन जब वह लड़का नहीं मिला तो वह गांव की अलग अलग जगह पर करीब आधा दर्जन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे भूरा रानी में हड़कंप मच गया। वहीं भूरा रानी के निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर एक चीता बाइक पर 2 कांस्टेबल मौका वारदात पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस के द्वारा कल रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे फायरिंग हुई हमारे गांव में। पुलिस को हमने इत्तला करी तो पुलिस भी पहुंची थी। उसके बाद पुलिस जांच में लगी हुई है, तो हमने तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद पुलिस अब जांच में लगी है। अब देखो कब तक अभियुक्तों को पकड़ पाती है पुलिस। और मैं तो बार बार ये अनुग्रह करूँगा कि जितने भी अभियुक्त हैं इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये दोबारा से ऐसी कोई घटना घटित ना कर पाएँ। ये छोटी छोटी घटना, ये दूसरी या तीसरी घटना हो गई हमारे गांव में, हमारे वार्ड में गोली चलने की। हुआ क्या था क्यों गोली चली? ये 1 साल पूर्व कहीं इनका आपस में मनमुटाव हो गया था, फिर बैठ के इनका फैसला भी हो गया था। लेकिन जो बिंदु खेड़ा के कुछ लोग हैं, एक फतेह नाम का है और 2-3 लोग और, 8-10 लोग और हैं, उन लोगों ने रात इनको घेरने की पहले कोशिश करी। ये उनके घेरे में नहीं आए तो वो गांव में पहुंचकर इनके घर पे उन्होंने फायरिंग करी, घर के सामने फायरिंग करी, एक फिर दुर्गा कॉलोनी में जाकर फायरिंग करी। इस तरीके से उन्होंने दहशत फैलाने का काम किया है। और मैं पुलिस विभाग से कहूँगा कि ये दूसरी तीसरी घटना हो गई हमारे वार्ड में गोली की, और इसको सीरियसली लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं अगली घटना कोई बड़ी ज़्यादा घटना घटित ना हो जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा पुलिस विभाग से कि इन अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें ताकि कोई बड़ी घटना घटित ना हो। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा, महिला द्वारा एक तहरीर दी गई है, उसमें पीड़ित से जानकारी की है घटना के बारे में और तहरीर हमें प्राप्त हो गई है। उस पर हम लोग विधिक कार्रवाई इसमें अमल में ला रहे हैं। और जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है उनके संबंध में भी CCTV फुटेज कुछ हमें प्राप्त हुआ है। स्थानीय लोगों से भी हम जानकारी कर रहे हैं। इनका आपस में भी कोई पुराना विवाद है दोनों पक्षों का, उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। तो जो भी तथ्य आते हैं सामने, उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।